औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, सबसे पहले तो ईद के बाद आज मैं आपसे मुखातिब हूं, तो तमाम अहले वतन को और पूरे पाकिस्तानियों को, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उम्मत मुस्लिमा को हज और ईद उल ज़ुहा बहुत बहुत मुबारक हो। और इस ईद की यानी कि बड़ी वो है कि इसके अंदर बारिशें भी हुई, मौसम कुदरती तौर पे ठंडा हो गया, नहीं तो बिजली का जो अज़ाब पाकिस्तान के ऊपर जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने नाजिल किया हुआ था, उसमें किसी हद तक रिलीफ इन बारिशों के अंदर मिल गया कि मौसम ठंडा हो गया। तो बहरहाल ईद के बाद मैं आज आपसे मुखातिब हूँ। कुछ इम्पोर्टेड खबरें हैं और जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान की सलामती से है। सबसे पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज डिटेल जजमेंट दी और डिटेल जजमेंट के अंदर वो फैसला अभी तक मेरे सामने नहीं आया। मैंने बड़ा कोशिश भी की कि उसकी कॉपी हासिल की जा सके, लेकिन वो अभी तक कॉपी मेरे पास नहीं आई। लेकिन बहरहाल जो ज़राए से बात मालूम हुई वो ये हुई कि सबसे पहले तो मैं ज़रा सा इस बैकग्राउंड के अंदर जाऊंगा कि जिस रात को ये 12 जजेस जो थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए, इनके लिए एक स्पेशल रूट लगाया गया और रूट लगाने वाले मैंने 14 सवालात अपने एक व्लॉग के अंदर पूछे थे इस्टेब्लिशमेंट से और इन जजेस से। उन 14 के जवाब किसी भी जगह पर अभी तक दस्तयाब नहीं है और मैंने ही नहीं पूछे थे, बहुत लोगों ने पूछे थे। अरशद शरीफ ने पूछे थे, रियाज खान ने पूछे थे, रियाज इमरान खान ने पूछे थे, इमरान रियाज खान ने, और समी इब्राहिम ने भी पूछे थे, लेकिन उनके जवाब नहीं मिले। उन्हीं के जवाब के अंदर ये जजमेंट भी आ गई। अब ये जजमेंट जो है, ये जजमेंट क्या है कि जनाब, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस रात को ये 12 बजे अदालत लगाई थी, उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को देखेंगे कि गिनती क्यों नहीं हुई। क्या गिनती के बगैर आप तहरीक अदम एतमाद को उड़ा सकते हैं कि नहीं, हम सिर्फ इस चीज़ को देखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाकी हम किसी चीज़ को नहीं देखेंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना तफसीली फैसला जारी किया उसके अंदर लिख दिया कि जनाब ये जो सल्फ़र यानी कि वो जो एक मरासला है, वो मरासला हमें पेश नहीं किया गया। हालांकि मरासला इनके पास मौजूद है, सदर पाकिस्तान वो मरासला भेज चुके हैं। उस वक्त तक वो डी नोटिफाइड हो चुका था, लेकिन वो बहरहाल उन्होंने कहा कि जी हमें नहीं। अगर मरासले के ऊपर आप ये बात कर रहे हैं और हुकूमत को कहते हैं कि अगर आर्टिकल 6 की कार्रवाई हुकूमत करना चाहे तो कर ले, तो यहाँ पे कौम को तकसीम करने के अंदर दोबारा जिस तरह सन 1971 के अंदर पाकिस्तान को डिवाइड किया गया था और उसके लिए 1965 से एक मुहिम शुरू कर दी गई थी बांग्लादेश को अलहदा करने की। उनके ऊपर जुल्म सितम ढाया गया, जो भी किया गया। उधर फिर मक्ती बानी ने जन्म लिया और फिर पाकिस्तान का 6 साल, सन 1965 से 71 यानी कि 6 साल के अंदर पाकिस्तान को 2 लाख कर दिया गया। तो वही उस वक़्त की अदालतों ने भी यही काम किया था और आज भी वही अदालतें वही काम कर रही हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल जो इन्हीं जजेस ने इसी मसनद पे बैठ कर किया था और बाद में बाकायदा उन्होंने कबूला उन्हीं जजेस ने कि जनाब हम पे इतना प्रेशर था तो हमें ये वो देना। इसका मतलब ये है कि ये जजेस जो हैं इंसाफ और कानून के ऊपर फैसले नहीं देते। अच्छा, मैं अक्सर अपने व्लॉग के अंदर ये जिक्र करता रहता हूँ, हालांकि फिर वो बात ये आ जाती है कि जनाब जजेस अगर पीटीआई के उसमें फैसला करें तो अच्छे और मुखालफत में करें। मैं उधर भी कंडेम करता हूँ, मैं उधर भी यही कहता रहा हूं कि ये जजेस की दोगली पॉलिसी है। ये दिखाते सज्जा हैं और मारते खप्पा हैं। वही इन्होंने काम किया कि दिखा कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। फवाद चौधरी का एक बयान मेरी समात में से गुजरा कि उन्होंने कहा कि जनाब अगर आर्टिकल 6 की कार्रवाई आप करेंगे तो ये रस्सियां छोटी पड़ जाएंगी। रस्सों का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया, गर्दनें बहुत ज़्यादा है फिर, क्योंकि फिर ये भी जवाब देना पड़ेगा कि उस रात को आप लोगों ने अदालत कैसे लगाई। फिर ये भी जवाब आपको देना पड़ेगा कि आपने जब अदालत लगाई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्यों बुलाया था पूछने के लिए कि आप इलेक्शन कर सकते हैं कि नहीं। हालांकि उस शख्स की आईनी जिम्मेदारी है, उसको ऑर्डर मिलना चाहिए कि फलानी तारीख को इलेक्शन हो और वो पूरा करे, इलेक्शन कराए। लेकिन वो आके कहता है कि मैं इलेक्शन करा नहीं सकता और आप उसको इंडोर्स कर देते हैं। आप कहते हैं ठीक है जी, नहीं करा सकते तो नहीं करा सकते। तो ये जो दूरा मयार है हमारी अदालतों का, और अवाम ये सोचने पे मजबूर हो चुके हैं अब
कि पाकिस्तान के अंदर अगर रिलीफ मिलता है तो एक ही सियासी पार्टी को मिलता है। नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहाल करता है, जो गुलाम इसाक डिसॉल्व कर देता है। उसके बाद ये हमजा की मिसाल तो रिसेंटली आपके सामने कि एक तरफ आप कहते हैं कि जनाब ये जिसे कहते हैं कि इलेक्शन गलत हुआ, कलअदम करार दे देते हैं आप उस वोटिंग को। वो जो गेरली के अंदर वोटिंग हुई है उसको आप कलअदम करार देते हैं, होटल के अंदर जो वोटिंग हुई है। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं जी बेनिफिशरी बना के हमजा को बिठा दें, अगर आप नहीं बिठाते तो हम आपको 2 दिन देंगे, 1 दिन देंगे, 15 मिनट देंगे, 15 घंटे देंगे। फिर यहाँ पे बात आ जाती है कि अगर आप हमारी बात मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो हम ये कर देंगे। यानी कि धौंस, धमकी और धांधली के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर शर्मनाक मिसालें हैं वो इन 2 से 2.5 महीने रमज़ान से अब तक आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया के अंदर मस्त किया जा रहा है, पाकिस्तान को किस नज़र से लोग देख रहे हैं। कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा एक उनके वज़ीर ने पढ़कर ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने के अंदर वहाँ का आर्मी चीफ मुलविस है। इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नज़र आ रही है, मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया कह रही है, सब कह रहे हैं। बेशक आप मुंह के ऊपर जितनी मर्जी बातें करते रहें कि नहीं जी हम न्यूट्रल हैं, आप न्यूट्रल नहीं है। सबको, बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, औरतों को, खवातीन को, घरेलू खवातीन को भी पता लग गया कि इस चेंज के अंदर आप ही का सबसे बड़ा हाथ है। और सबसे बड़ी मिसाल ये देखें कि एक फेसबुक के ऊपर एक चीज़ आई थी कि चौकीदार भी चोरों के साथ मिल गया। मतलब मेरा जहन आज तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि आपने शहबाज शरीफ को वजीर आजम किस तरह बना दिया, जिसके ऊपर केस था, जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और फर्दे जुर्म आयद नहीं कर रहे थे यही जजेस बैठे हुए, और आज यही जजेस कहते हैं कि जनाब फलाने के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करें। मुशर्रफ जैसे बंदे के ऊपर, जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे बंदे के ऊपर इन्हीं जजेस ने आर्टिकल 6 लगवाई। और वो जो फौत भी हो गया वो जज पेशावर हाई कोर्ट का, कि जिसने कहा था कि जनाब अगर ये मर जाए तो इसको घसीट के ला के और डी चौक के अंदर लटकाया जाए। तो फिर आपको पता ही है कि क्या हुआ। मुशर्रफ, जिसका नाम जनरल परवेज मुशर्रफ था, वो कल भी शेर था और आज वो बबर शेर है, बिस्तर मर्ग पे लेटा हुआ है, लेकिन उसके मुंह से पाकिस्तान के बारे के अंदर गलत बात नहीं निकलती। आज भी वो पाकिस्तान का दिफा कर रहा है उसी तरीके से जिस तरीके से वो जब सदर मुमलिकत था तो पाकिस्तान का दिफा करता था। अमेरिका की एक कॉल के ऊपर जो ताना देते थे कि मुशर्रफ लेट गया, वो बाद में 20 साल बाद साबित हुआ कि अमेरिका की शिकस्त के अंदर सबसे बड़ा हाथ अगर था तो वो परवेज मुशर्रफ का था, यानी कि वो जर्नल था। पाकिस्तान के अंदर गिनती के 2 से 4 ही ऐसे जर्नल गुजरे हैं जिनके ऊपर हम फख्र महसूस करते हैं। उसके अंदर एक जनरल परवेज मुशर्रफ भी था, जिसको इन्हीं अदालतों ने रुस्वा किया। लेकिन इसके मुकाबले में अपने इफ्तिखार चौधरी को किस तरह से रिलीफ दिया, किस तरीके से उसको बचाया, किस तरीके से उसको दोबारा चीफ जस्टिस बनाया, इन्हीं अदालतों ने बनाया। ये वही लोग हैंगे जो खाते पाकिस्तान का है, पीते पाकिस्तान का है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इनकी कोई भी ऐसी वो नहीं है कि जिससे पाकिस्तान की तरक्की का एक नज़र आए कि हाँ जी पाकिस्तान में अदलिया का एक आला मुकाम है, बल्कि ये इंतहाई गिरा हुआ मुकाम अगर पाकिस्तान में किसी इदारे का है तो वो इन अदालतों का है। तो बात ये कि ईद के दिन थे तो मैं अपने एक एक्स ऑफिसर हैं उनके घर गया, तो उनके बेटे ने मुझसे एक सवाल पूछा। कि अंकल मैं यारों दोस्तों में बैठा हुआ था तो उसके अंदर कुछ स्टील मिल के ऐसे लोग थे कि जो स्टील मिल से, जिनका पाकिस्तान स्टील मिल से ताल्लुक़ था, तो उन्होंने सवाल मुझसे पूछा कि नहीं जी नवाज शरीफ का दौर अच्छा था और इमरान खान का दौर तो अच्छा ही नहीं था, तो अंकल आप मुझे इस बारे में क्या कहेंगे। तो मेरा उसके लिए सिर्फ एक ही जवाब था कि ये वही लोग हैं कि खांदा है तो खिलांदा भी तो है। नवाज शरीफ के दौर से पहले पाकिस्तान स्टील मिल का शुमार जो था वो दुनिया के 10 बेहतरीन स्टील मिलों के अंदर होता था जो अपनी प्रोडक्शन देते थे, और इत्तफाक फाउंड्री का नामो निशान नहीं था। पहले 100 फैक्ट्रियों के 100 स्टील मिलों के अलावा हज़ारों में भी इसका शुमार नहीं था। लेकिन जब नवाज शरीफ वजीर आज़म बनता है तो स्टील मिल का नाम जो था वो पहली 10 में से गायब हो गया, और जो इत्तफाक फाउंड्री का नाम था वो पहले 3रे नंबर पर आ गया। शाहिद खाकान अब्बासी PIA, जब ये क्योंकि एयर ब्लू इसकी है तो PIA इसके दौर में गर्क हो गया और एयर ब्लू अप आ गया। मुशाहिदुल्लाह सैयद जो साहब फोत हो गए, सैयद भी उनके नाम नहीं, सॉरी मुशाहिदुल्लाह सैयद नहीं, मुशाहिदुल्लाह खान,
मुशाहिदुल्लाह खान तित करके बातें करता था, असेंबली के अंदर खड़े होकर, सेनेटर था, मेरा ख्याल है कौमी असेंबली की तो सीट आज तक उसने जीती नहीं थी, वो लेपालक था तो सेनेटर बन जाता था, और सेनेट के अंदर आपको पता है क्या चलता है, पूरे खानदान को चपरासी से लेकर डायरेक्टर तक उसने पीआईए के अंदर भर्ती किया। और ये वो शख्स था जिसने असेंबली में खड़ा होकर कहा कि अगर वो क्या कहते हैं कि अगर जेली डिग्रियों पे भर्ती हो गए लेकिन उनको जहाज तो उड़ाना आता है। तो ये इस पाकिस्तान का मयार था नून लीग के दौर के अंदर। जो आप बात करते हैं स्टील मिल की, तो स्टील मिल के अंदर इन्होंने अपने वो लोग एस्टेब्लिश किए हुए थे कि जिन्होंने स्टील मिल को जमीन बोस कर दिया, और आज स्टील मिल की भट्टियां भी आन नहीं हैं। कराची की तबाही के अंदर सबसे बड़ा हाल जो है हाथ जो है वो इन्हीं लोगों का है। स्टील मिल अगर चलता होता तो स्टील मिल पता नहीं कितनी बिजली पैदा करता था। जो कराची के अंदर बिजली दी जाती थी तो ये लोड शेडिंग तो कराची में होती ही नहीं थी जब तक स्टील मिल ऑपरेशनल रहा है। मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर जो स्टील मिल था वो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन देता था कि उसके लिए हमें खाम माल बाहर मुल्कों से भी मंगाना पड़ता था। पाकिस्तान के अंदर जो लोहा पैदा होता है वो ज़रा नाकिस क्वालिटी का होता है, तो बाहर से मंगवाना पड़ता था और दुगना तिगना मंगवाना पड़ता था, क्योंकि जो प्रोडक्शन वो ज़्यादा दे रहे थे और हमारे पास जो लोहा था वो कम था, तो हम बाहर मुल्कों से खाम लोहा मंगवाते थे। मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर 24-24 घंटे स्टील मिल चला है और वो प्रोडक्शन दिएगी कि जो ये सोच भी नहीं सकते। MQM ने स्टील मिल को तबाह किया, लाखों टन लोहा स्टील मिल से चोरी करके अपनी पतंगे बना के और कराची की सड़कों के ऊपर लगाई। ये वही MQM है अल्ताफ हुसैन की, जो फिर बाद में पाकिस्तान के खिलाफ हुई। जिनापुर के नक्शे इनसे बरामद हुए, उन पे आर्टिकल 6 इन जजिस को नजर नहीं आया था। नवाज शरीफ जो यहाँ से बहाने से गया कि मैं बीमार हूँ, उस पर आर्टिकल 6 इन जजिस को नजर नहीं आता। शहबाज शरीफ जो बहाने करता रहा, मेरी कमर में दर्द है, मेरे फलाने में दर्द है, मैं आज फिसल के गिर गया, मैं बाथरूम में गिर गया, मैं कमोड के अंदर मेरा मुंह चला गया, गलाजत मेरे मुंह में भर गई, उस पर आर्टिकल 6 नहीं लगता। और क्योंकि हालांकि अदालतों को क्या, एक बंदे को भी नजर आ रहा था कि वो अदालत के अंदर पेश नहीं होना चाह रहा और हुलिये बहानों से वो करता है। मरियम सफदर जो कि सरेआम आर्मी को गालियां देती रही, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। मैंने एक क्लिप भी वायरल किया है फेसबुक के ऊपर, उसके ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगाती ये अदालतें। इसी तरीके से जितने भी ये मौलाना फजलुर रहमान जो कहता हैगा कि मैं जूते की नोक पे नैब को रखता हूँ, मैं जूते की नोक पे पाकिस्तान की अदालतों को रखता हूँ, उस पे आर्टिकल 6 ये अदालतें नहीं लगाती। आर्टिकल 6 लगाती हैं तो किस पर लगाती हैं? इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद इनको हासिल है। इस्टेब्लिशमेंट में भी वो लोग, हम पाक फौज के खिलाफ कोई बात नहीं करते, हमें पाक फौज से बहुत मोहब्बत है, लेकिन हमें पाक फौज से मोहब्बत है, ये आप याद रखिएगा। ये जो गलत फैसले ऊपर बैठ के, जो अपने आप को पाक फौज के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर जो बैठ के जो गलत फैसले जो कर रहे हैं, जो समझते हैं कि हम खुदा हैं और हमसे बढ़कर कोई नहीं है, और फौज के अंदर जो बददिली फैली हुई है वो इन लोगों को नजर नहीं आ रही, इन जर्नलों को नजर नहीं आ रही, इस बाजुए को नजर नहीं आ रही। मैं नाम लेके कह रहा हूं। तो बात यह है कि आर्टिकल 6 लगाना कोई इतना आसान काम नहीं है। राना सनाउल्लाह तुम अपना शौक पूरा कर लो, उस अपने साथ कमर जमान कायरा को भी बिठाकर पूरा कर लो। क्या आर्टिकल 6 आसिफ अली जरदारी पर नहीं लगती? क्या आर्टिकल 6 बिलावल भुट्टो जरदारी पर नहीं लगती? जब उसने कहा था कि मैं यहाँ पे इस्लामी कॉन्फ्रेंस नहीं होने दूंगा, ये जो इमरान खान के दौर के अंदर जो फरवरी में हुई थी, क्या आर्टिकल 6 उस पर नहीं लगती? हर चीज़ पर लग सकती है अगर लगाने के ऊपर आए, जो मुल्क और कौम के उसके अंदर मफाद के अंदर फैसला रहा उस पर। क्या बाजवा साहब पे आर्टिकल 6 नहीं लगती कि उन्होंने ये चीज़ किया? क्या इन मौजूद जजिस पर नहीं लगती कि इन्होंने रात 12 बजे कौमी असम्बली के इजलास को इंडोर्स किया? इन पे भी लगती है। फिर क्या इफ्तिखार चौधरी के ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगती कि उसने पूरे मुल्क के अंदर अपनी कुर्सी की खातिर पूरे मुल्क में इंतशार फैलाया था? तो बात यह है कि इस हमाम के अंदर सारे नंगे, वो एक कहावत है पंजाबी की कि अगर गंदी चीज़ का नाम नहीं ले रहा, कि अगर उसको कुरेदोगे तो बदबू ज़्यादा होगी। तालिबान अब आप समझ ही जाए। तो बात यह है कि पाकिस्तान की अदालतें पाकिस्तान को तबाह करने में इस्टब्लिशमेंट के साथ, इस्टब्लिशमेंट के भी वो लोग जो करता धरता है, वो लोग जो लास्ट बॉल हाथ में सलीम साफ़ी के ट्वीट पे दिखाते हैं, इनके साथ मिलकर पाकिस्तान को तबाह करने के दर पे आवाम को देखना है। 17 जुलाई का इलेक्शन बहुत एक वो मिल रहा है कि धांधली करेंगे, धांधली करेंगे, धांधली हो रही है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज नोटिस लेता है कि जनाब इमरान खान की तकरीरें भी ले आए, इसकी भी तकरीरें ले आए। ओ बात सुनो, पहले अपने आप को तो जाहिर करो कि नहीं तुम बिल्कुल सही हो। तुम मरियम नवाज से रात के अंधेरों में मिलते हो, तुम हमजा शहबाज से रात के अंधेरों में मिलते हो, तुम सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हो मैं इलेक्शन कराने के काबिल नहीं हो, तो तुम इलेक्शन कमिश्नर हो किस चीज़ के? इस्तीफा तुम देते नहीं हो, इसलिए नहीं दे रहे हो कि तुम उस सीट के साथ चिमटे हुए हो। क्यों चिमटे हुए हो? कि करोड़ों अरबों रुपए की पाकिस्तानी कौम के टैक्सों के पैसों की मराहत ले रहे। तो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 6 अगर लगवाना है किसी के ऊपर, तो खुदारा इधर जजेस जो हैं वो बेल्जियम जैसे होने चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।